Hello everyone, welcome back to G10 classes. This is Saida Haldi. Today we are going to continue the lecture from class 12, chapter 6, molecular basis of inheritance. हम लोगों ने प्रियोर वीडियोस में बहुत कुछ पढ़ लिया है. अब हम लोगों को बेसिकली ये देखना है कि कैसे आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन आपका डीएनए से आरएनए फ्लो किया है. तो उन्होंने देख लिया था आरएनए से प्रोटीन में कैसे फ्लो करता है, हमें ये देखना है. लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा था कि डीएनए का फॉर्मेशन होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन. एंड डीएनए से आपके आरएनए का फॉर्मेशन होता है, या ये बोलो कि डीएनए से आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. और हमें पता है कि अल्टीमेटली जो सेंट्रल डोग्मा है वो आगे फ्लो करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो कैसे आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं और हमें उसे आगे देखना है. बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना, वो है जेनेटिक कोड. क्योंकि हमें यहाँ ये देखना है कि कैसे आपका इंफॉर्मेशन आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसफर होता है. एंड प्रोटीन अपने आप को मतलब जो भी ये प्रोटीन बन रही है वो कैसे हमको एक्सप्रेस करती है, और हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो हमें हमारे फिनोटाइप में एक्सप्रेस होती हुई दिखती है. तो उसको पढ़ने से पहले हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है जेनेटिक कोड पढ़ना. जेनेटिक कोड. अब ये जेनेटिक कोड है क्या, तो आप कैसे समझोगे, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब इनको आप समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन पे जाके एक्सप्रेस होती है. तो ये जेनेटिक कोड क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. देखें, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो हमें पता है कि डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो यहाँ पास डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है. किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है. तो यहाँ पास न्यूक्लियोटाइड से एक नया न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर बन जाता है. ये मैंने ऐसा इसको एज एंजाइम मत ट्रीट करिएगा, ये बस मेरा लिखने का तरीका है कि यहाँ पर जो ये डीएनए है, पैरेंटल डीएनए है, उससे जो न्यू डीएनए बनेगा उसमें हुआ क्या, उसमें सिंपली इस डीएनए से इस डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ही फॉर्मेशन हुई. एंड यहाँ पास कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स फॉलो होते थे. जैसा इसका होगा पैटर्न, इसके स्ट्रैंड्स में जो भी पैटर्न्स होगा नाइट्रोजन बेसिस के, उसके एंटी पैरेलल पैटर्न को ये दूसरा वाला डीएनए फॉलो करता है. एंड सेम केस तब भी होता है जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है. तब भी सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियोटाइड ये भी है और न्यूक्लियोटाइड आपका डीएनए भी है. तो यहाँ पास भी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन से दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है. एंड सेम केस है, यहाँ पास भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, हो जाता था. बट अब हमें करना क्या है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें आरएनए से प्रोटीन बनाकर देखना है. देखिए, ये चीज जो है ठीक है, आप बुक में पढ़ोगे, उसमें लाइन वाले लिखा होगा, आप पढ़ लोगे, जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स लिखे होंगे, आप उसे रट लोगे, ठीक है. बट यहाँ आपको ये ट्राई करना है कि आप एक्चुअल में जो फ्लो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का उसको समझो. ये जेनेटिक कोड वर्ड है, जेनेटिक कोड, इसको समझने की कोशिश करो. इसीलिए मैं इतना कर रही हूँ, अदरवाइज मैं भी सिंपली जेनेटिक कोड का फीचर लिख देती, बात खत्म हो जाती. बट मैंने स्पेशली ये वीडियो जेनेटिक कोड के लिए तैयार मैं कर रही हूँ, और म्यूटेशन भी इसमें मैं कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह, इसलिए ताकि ये जेनेटिक कोड एक्चुअल में है क्या ये आपको समझ में तो आए. ठीक. तो यहाँ आपका क्या होगा, आरएनए से प्रोटीन का बनना है. आरएनए आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, तो एक चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, उससे क्या बनना है, प्रोटीन. लेकिन प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर तो नहीं है, ये पॉलीमर तो अमीनो एसिड्स का है. इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. ये तो भाई अमीनो एसिड का पॉलीमर है. और यहाँ पास जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तब भैया यहाँ पास कोई कॉम्प्लीमेंट्री रूल वगैरह फॉलो नहीं होता. तो यहाँ आप पढ़ रहे थे कि अगर हमारा ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पास ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, तो अल्टीमेटली इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करके बन जाएगा डीएनए का. अगर ए है तो टी हो जाएगा, टी है तो ए हो जाएगा, जी है तो सी, सी है तो जी. एंड इस स्ट्रैंड से अगर आरएनए बनेगा तो आपका जो नया आरएनए होगा, एडेनिन से यूरासिल, थाइमिन से एडेनिन, ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन. ठीक है. बट भाई आरएनए से प्रोटीन जब आप बना रहे हो तो वहां पास आपका न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का है ही नहीं.
ये तो एमिनो एसिड का है, तो यहाँ पास एमिनो एसिड्स आने चाहिए, यहाँ फिर एलानिन आएगा, मेथियोनिन आएगा, ल्यूसीन आएगा, बहुत सारे हैं, उनको बनाना है, तो वो कैसे बनता है? उसके लिए आता है जेनेटिक कोड। इसको देखो ऐसे समझो, जब डीएनए से डीएनए बनता है, तो जो डीएनए का नया स्ट्रैंड बनने वाला है, आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो जो नया स्ट्रैंड बनने वाला है वो क्या करता है, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो इसी डीएनए स्ट्रैंड को रीड करता है और नया स्ट्रैंड बना लेता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी क्या करता है, इस स्ट्रैंड को रीड करके अपना आरएनए का स्ट्रैंड बना लेता है। अब जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, तब क्या होगा, तो वहां पास आपका आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड ऐसा है कि आप इसको बस एक सिंपल लाइन में समझो कि 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेसेस मिलकर, आप इसे ट्रिपलेट बोल सकते हो, तो 3 नाइट्रोजन बेसेस का ट्रिपलेट मिलकर एक चीज बनाता है, उसे हम बोलते हैं कोडॉन। और ये जो कोडॉन होते हैं, एक कोडॉन जो होता है वो किसी एक एमिनो एसिड को कोड करता है, किसी एक एमिनो एसिड को बनाता है, किसी एक एमिनो एसिड की कोडिंग करता है। जैसे आपका सी यू यू, सी साइटोसिन, यू यूरासिल, यू यूरासिल, ये 3 आपके नाइट्रोजन बेसेस हैं, इन्होंने आपस में कंबाइन करके ट्रिपलेट बनाया, इसको आप बोलोगे कोडॉन। और ये एक कोडॉन किसी एक एमिनो एसिड की कोडिंग करता है, जैसे कि ल्यूसीन का। ल्यूसीन को हम मतलब एब्रिविएशन में लिखते हैं LEU ऐसे करके। तो ये तो चलो अच्छा, ये समझ में आ गया कि 3 नाइट्रोजन बेसेस ट्रिपलेट बनाते हैं और ट्रिपलेट बन के कोडॉन आता है, कोडॉन आके अमीनो एसिड्स आते हैं। ये सब प्रूफ कैसे हुआ, ये सब पता कैसे चला? अब हमारी जो सेल है, ऐसा तो है नहीं कि सेल में एकदम हर चीज क्लियर है, सामने दिख रहा है भाई ये कोडॉन फ्लो कर रहा है, इधर नाइट्रोजन बेसिस जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत मतलब हर चीज, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको आपको मतलब बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप यूज करते हो, तब आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो पाती है, प्रियोर नॉलेज हो तब। कैसा होता है? तो ये सब कैसे प्रूफ हुआ कि हाँ भाई, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो वहां पास कोडॉन्स यूज होते हैं, या वहां पास कोडॉन जो होते हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, इनका नाम इसीलिए पड़ा कोडॉन। कोडॉन मतलब कोड है जो कोड करेगा अमीनो एसिड के लिए। तो ये चीजों को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपने थ्योरीज दी, अपनी अपनी पॉइंट्स दिए, और सबके पॉइंट रिलेटेबल थे, कहीं ना कहीं सही थे, कहीं कुछ लिमिटेशंस थी। हमें बेसिकली अब क्योंकि हमें अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है, और हमें बेसिकली बस ये देखना है कि जिन्होंने एकदम एक्यूरेट पॉइंट जो बोला था उनको देखना है, तो उसमें हमको यहाँ 3 नाम देखना होगा। तो सबसे पहला जो नाम आएगा आपका, वो होगा आपके जॉर्ज गैमो का नाम। उन्होंने क्या बताया था? तो आपके जो पहले साइंटिस्ट हैं जॉर्ज गैमो, इनको प्रियोर सारी नॉलेज थी कि मतलब इनके टाइम सब कुछ डिस्कवर हो चुका था, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कैसे चलता है ट्रांसलेशन का, ये सब चीजें मतलब एक पूरा रफ आइडिया था जितनी भी डिस्कवरीज हुई थी उसके बेसिस पे। तो इनको ये चीज क्लियर थी कि डीएनए में आपके 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, दैट इज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इन 4 से डीएनए के अंदर, इन 4 से आपका आरएनए बनता है, और वहां पास भी 4 रहते हैं, और एडेनिन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल, थाइमिन की जगह एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक, मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे नहीं लिख रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के टाइम पे लिख दिया है। बस ये एडेनिन है, तो आप इसको ऐसे ही कर लो, एडेनिन की जगह एडेनिन करो, वरना आपको लगेगा मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो किया है, तो आपको ये क्वेश्चन उठेगा कि जी की जगह जी क्यों लिख दिया मैंने। एडेनिन की जगह एडेनिन पे रहता है, लेकिन थाइमिन के प्लेस में क्या रहता है, उनमें यूरासिल रहता है, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये किसमें, आरएनए में। तो जॉर्ज यामू ने ये बोला कि हमारे पास टोटल 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक, और टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 प्राइमरी या ये बोलो जो मेन अमीनो एसिड्स हैं जो कि
मतलब जो कोडॉन्स हमारे रीड करेंगे, अभी जो उन्होंने पीछे देखा था, तो 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 4 नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग मतलब ऐसे कि एडेनिन जो है वो कोई एक एमिनो एसिड रीड करे, ग्वानिन किसी दूसरे को रीड करे, साइटोसिन किसी दूसरे को करे, यूरासिल किसी दूसरे को करे। ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 20 भाई अमीनो एसिड्स हैं, अगर वो इस तरह से करेंगे तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड्स बना पाएंगे। अगर वो डबलेट डिफॉर्म करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में आते हैं, और जब ट्रिपलेट के फॉर्म में आते हैं तो वहां पास जब परम्यूटेशन लॉ लगता है, मैथमेटिक है थोड़ी यहाँ पास, आपको उतना मतलब जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऐसे समझो। इन्होंने बोला कि 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं और ट्रिपलेट के फॉर्म में इन्होंने ये बता दिया कि जब यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो आपके जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, टोटल 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं, वो अपने आप को 3 नाइट्रोजन बेसेस के ग्रुप में बना लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट, या फिर एक ग्रुप को हम कोडॉन बोलते हैं, कोडॉन फॉर्मिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि जब यहाँ पर अगर आप परम्यूटेशन लॉ लगाओगे तो 4 raised to the power 3 और वो बराबर हो जाएगा आपका 64। तो इन्होंने जो बोला कि 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो 4 को 3 3 का सेट बनाना पड़ेगा, ट्रिपलेट बनाना होगा, तो उसके बेसिस पे सारे अमीनो एसिड्स कोड हो जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो 64 हो गया, तो 64 अमीनो एसिड की कोडिंग हो जाएगी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गैमो टोटल 64 अमीनो एसिड्स की कोडिंग हो जाएगी। और ये गलत नहीं था, ये सही था। देखो यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ, 20 अमीनो एसिड्स हैं टोटल, ठीक, एक 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 ऐसे करके 20 अमीनो एसिड्स हैं टोटल। और ये 64 अमीनो एसिड्स का मतलब यहाँ ये है कि हो सकता है कोई अमीनो एसिड 2 बार हुई हो, 3 बार हुई हो, 4 बार कोड हुई हो। जैसे आपका लियोसिन है, अभी मैंने यहाँ लिखा ही था, जैसे आपका ये लियोसिन है, ये CUG एंड शायद आपका CUC से भी कोड होता है। तो जब एक कोडॉन ने एक बार रीड किया, दूसरे कोडॉन ने 2 बार रीड किया, तो इसको आप 2 बार काउंट करोगे, इसको आप 2 बार काउंट करोगे ना, जब 2 कोडॉन है, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो टोटल अमीनो एसिड 20 है। वो तो मतलब कोई कोई अमीनो एसिड है जो रिपीट हो गई हैं, तो उसके वजह से यहाँ 64 होता है। अभी इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है, बट हम उन पॉइंट्स को बाद में डिस्कस करेंगे, हम अभी फिलहाल जो इनका स्टेटमेंट था बस उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने सिंपली ये बोल दिया, और ये गलत भी नहीं था, सही था। फिर इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, इंडियन है, हरगोविंद खुराना। उन्होंने भी एक बहुत अच्छा मतलब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, हरगोविंद खुराना। इनका क्या एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने लैब में, लेबोरेटरी में इन्होंने आरएनए का फॉर्मेशन कराया, दैट इज लेबोरेटरी में इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट कराया, ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म किया लेबोरेटरी में, अपने सारे मतलब अपना उन्होंने पूरा सेटअप किया, पूरा कल्चर मीडियम वगैरह रेडी किया, और उन्होंने डीएनए से आरएनए का फॉर्म बनाया। और जब वो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वहां पास से ये उनको क्लियरेंस मिल पाई कि यहाँ से 4 नाइट्रोजन से 4 नाइट्रोजन ही बनेंगे, और ये टोटल 20 अमीनो एसिड्स की रीडिंग कराएंगे, और इसके बाद जब ट्रांसलेशन होगा तो टोटल आपके 20 अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, एक और हैं, उनका मार्शल सरनेम है, शायद नायरेंस मार्शल या ऐसे कुछ करके उनका नाम है, मुझे सही से याद नहीं है। तो उन्होंने फाइनली जब ट्रांसलेशन का परफॉर्मेंस देखी, उन्होंने जब ट्रांसलेशन प्रोसेस को कैरी आउट कराया, तो उनको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई सही है, तो इन्होंने स्टेटमेंट दिए वो सही है, कि जब ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होता है तो यहाँ मौजूदा 4 नाइट्रोजन जो होते हैं वो ट्रिपलेट बना बना के एक एक एमिनो एसिड्स की कोडिंग करते हैं, और उन्हीं कोडॉन्स को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अब देखो जेनेटिक कोड कैसे हम कैलकुलेट करें, कैसे हमें पता चले, तो उसके लिए एक टेबल होती है, उस टेबल को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको लर्न करना है, बस आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दे रही हूँ कि कैसे टोटल आप कर सकते हो कि हाँ अच्छा इतनी सारी अमीनो एसिड्स कोड हो गई होंगी इन 4 नाइट्रोजन बेसिस की मदद से। तो एक चेकर बॉक्स बनता है, जैसे हम लोगों ने जब मेंडल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वैसे यहाँ पास एक चेकर बॉक्स बनेगा, लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। उसे आप एक बार देख लो, और आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये जो टेबल होती है, इसमें आपका इस तरह से आप फर्स्ट रो बनाते हो, या फर्स्ट पार्ट, या फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा कुछ करके यहाँ लिखा होता है, ये आपका सेकंड होता है, और ये आपका थर्ड होता है, ठीक,
ऐसा रहता है। टोटल आपके 64 बनकर आएंगे। अब मैं उतना मतलब टोटल 64 अमीनो एसिड्स बनकर आएंगे। अब मैं उतना यहाँ नहीं बनाने जा रही हूँ क्योंकि उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पास, बस आपको बेसिकली क्लियर करना चाहती हूँ। 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं तो इनको आप 4 कॉलम में डिवाइड कर लो, और ऐसे ही इस वाले रो को भी आप क्या करो 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लो इस तरह से। तो आपको टोटल इतने बॉक्सेस बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आपको बना लेना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, UCAG, UCAG ऐसे लिख लीजिए, UCAG करके, मतलब एक साइड इधर और एक साइड इधर, और आपको यहाँ भी लिखना है, लेकिन अब यहाँ आप एक बार में नहीं लिखोगे, यहाँ आप एक एक कॉलम में इन चारों को लिखोगे, UCAG, 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 इस तरह से, ठीक। अब जब आप यहाँ आओगे अपना कोडॉन लिखने, तो आप क्या करोगे, आपका ऐसे यू, यू और वो यू, 3 यू बन गया, यू, यू और फिर सी को रीड करोगे, यू यू सी, यू यू ए है तो यू यू ए हुआ, यू यू एन जी है तो यू यू जी हुआ। तो इस तरह से आप बना लोगे, और इस तरह से आप क्या करोगे, सेट्स बना सकते हो, अपने कोडॉन अपने ट्रिपलेट खुद बना सकते हो। आपको एक एक बना के देखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये टेबल इसलिए बनाई है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि जो उन्होंने बोला था 4⁻3 64 के बराबर होगा, तो आप वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल आपका ये 16 कॉलम हुआ और उसमें आपके 4 सेट बनते जाएंगे, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल 64 आपका बनकर आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब यहाँ पास आप क्या करोगे, इस तरह से अपने आप कोडॉन्स बना सकते हो। अब आप आपकी जो 64 वहां पास कोडॉन उन्होंने बताए थे, वो टोटल 64 कोडॉन्स क्या क्या होंगे, आप इस टेबल से कभी भी चाहो जब चाहो तब बना सकते हो। अब यहाँ तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि जेनेटिक कोड है क्या, या जेनेटिक कोड को हम कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 4 नाइट्रोजन बेसेस। हमें बेसिकली देखना है कि जेनेटिक कोड के खुद के फीचर्स होते कैसे हैं, उनके कुछ अपने सेलिएंट फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को देखना बहुत जरूरी है। तो उसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन या जेनेटिक कोड, तो पहला फीचर तो इनका ये है कि ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, ठीक। और टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जिनमें से 61 जो होते हैं वो कोड करते हैं फॉर कोड फॉर एमिनो एसिड्स। जितनी भी आपकी 20 एमिनो एसिड्स हैं, अलग अलग एमिनो एसिड्स की कोडिंग करते हैं 61, और जो 3 होते हैं वो आपके कोडॉन मतलब किसी एमिनो एसिड की कोडिंग नहीं करते हैं, और वो आपके टर्मिनेटर कोडॉन कहलाते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन्स कहलाते हैं, ठीक। तो वो कौन कौन से हैं, वो आपके UAG, UGA एंड AUG, नहीं AUG नहीं है, आपका एक और है UAG एंड शायद UAA है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस थर्ड वन, आप एक बार देख लेना, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बट यहाँ पास 3 टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं इनके, UAG, UGA एंड शायद UAA रहता है। तो ये 3 टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं, ये किसी भी अमीनो एसिड्स की कोडिंग नहीं करते हैं, ये सिर्फ जब प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन का, तो वहां पास ये एज अ टर्मिनेटर एक्ट करेंगे उस प्रोसेस को रोकने के लिए, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था, वैसे ही ये भी यहाँ एक्ट करेंगे। अब जब टर्मिनेटर है तो इनिशिएटर कोडॉन भी होना चाहिए, हाँ होता है, इनके पास इनिशिएटर कोडॉन होता है, और वो है आपका AUG। AUG जो है ये आपका इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी एक्ट करता है, प्लस ये एमिनो एसिड की कोडिंग भी करता है, एंड ये मैथ्यूनिन एमिनो एसिड की कोडिंग करता है, ठीक।
तीसरा ये है इनका फीचर कि यहाँ पास ये जो आपके कोडॉन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं फॉर एमिनो एसिड्स, तो एक एमिनो एसिड कैन बी वन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर दैन वन कोडॉन, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे जस्ट डिस्कस किया कि एक एमिनो एसिड की कोडिंग के लिए मोर देन वन कोडॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था यू 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 एंड यू सी, सॉरी सी यू यू एंड सी यू सी, ये दोनों ही लियोसिन के लिए कोडिंग करते हैं। तो एक एमिनो एसिड की कोडिंग मोर देन वन कोडॉन से हो सकती है, तभी तो टोटल कोडॉन 64 है, एमिनो एसिड्स आपके 20 ही हैं। एक ये फीचर है। उसके बाद इनका एक फीचर ये भी है कि ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब कि जो कोडॉन्स होते हैं वो अगर ह्यूमन में, मौजूदा ह्यूमन में वो जिस अमीनो एसिड की कोडिंग कर रहे हैं वो उसी अमीनो एसिड की कोडिंग बैक्टीरिया में भी करेंगे या दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी करेंगे। जैसे आपका CUU है, ये अगर ल्यूसीन की कोडिंग कर रहा है तो अगर ये मेरे अंदर इसकी कोडिंग कर रहा है तो ये एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में भी इसी तरह से कोड करेगा या बैक्टीरिया वगैरह में भी इसी तरह से कोडिंग करेगा। एक आध एक्सेप्शन है इसके, लेकिन हमको एक्सेप्शन नहीं पढ़ना है, हमें बस ये देखना है कि जो कोडॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है कि जब इनकी रीडिंग होती है तो ये रेड इन अ कंटाजियस मैनर। कंटाजियस मैनर मतलब ये है कि इनको जब जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनकी जब रीडिंग होती है ताकि वो एमिनो एसिड बना सके, तो वहाँ कोई पंक्चुएशन वगैरह नहीं, ये नहीं कि कॉमा हो AUG फिर कॉमा UCA फिर कॉमा UUU कॉमा, ऐसा नहीं होता है। कॉमा वगैरह नहीं होता है, कोई हाइफन कुछ नहीं होता है। ये तो हम लोग ने तब भी थोड़ा सा हम लोग गैप लगा लगा के लिखते हैं ताकि हमारा ट्रिपलेट हमें क्लियरली दिखता रहे। अदरवाइज आपका जो RNA होता है उसमें वो इसी तरह से है। बस आपका जो अभी हम लोग पढ़ेंगे जब ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो जो एडाप्टर RNA मॉलिक्यूल रहता है वो इसको इसी फॉर्म में रीड करता हुआ चला जाता है और एमिनो एसिड्स को बनाते हुए चला जाता है। और जो ये थर्ड वाला पॉइंट था, दैट इज एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, इस प्रॉपर्टी को डीजेनेरेसी बोलते हैं। डीजेनेरेसी, तो हो सकता है ऐसे डीजेनेरेसी करके भी आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोडॉन, तो उसमें आप सिंपली ये लिख सकते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये, कि दैट वन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स, इसीलिए हम बोलते हैं दैट कोडॉन्स आर डीजेनरेट। तो आपके ये कुछ सेलिएंट फीचर्स थे, किसके फीचर्स थे, जेनेटिक कोडॉन के थे। ये सारे फीचर्स जेनेटिक कोडॉन में देखने को मिलते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें म्यूटेशन देखना है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट जब चैप्टर किया था वहां पर भी म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, तो वहां हमको बस इतनी नॉलेज हो पाई थी कि डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ ऑल्टरेशन होता है, डीएनए में मौजूदा नाइट्रोजन बेसेस में कुछ ऑल्टरेशन होता है, बस इतना पढ़ा था। अब वो ऑल्टरेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो हमें यहाँ क्लियर समझ में आएगा। तो अब हम बस म्यूटेशन की तैयारी करते हैं। म्यूटेशन को हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो बड़ा क्लियर था कि डीएनए के सीक्वेंसेस में, या ये बोलो कि डीएनए में ही क्या आते थे, ऑल्टरेशन आते थे। अब हमें पता है कि ये जो डीएनए है वो बना हुआ है किससे, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, या ये बोलो कि नाइट्रोजन बेसिस से बना हुआ है। और यही नाइट्रोजन बेसिस हैं जो मतलब जिनकी रीडिंग करके आरएनए बनता है, आरएनए की रीडिंग करके आपके अमीनो एसिड का सीक्वेंस दैट इज प्रोटीन बनता है। तो अगर इनके सीक्वेंस में कोई ऑल्टरेशन आ रहा है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो नया आरएनए बनेगा, अगर इस नाइट्रोजन बेसिस में कोई भी ऑल्टरेशन आ जाता है तो इसकी वजह से अल्टीमेटली जो आपका आरएनए बनेगा वो आरएनए कैसा हो जाएगा, ऑल्टर्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड फिर जब आपका प्रोटीन बनेगा, जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा उसमें भी ऑल्टरेशन होगा एंड अल्टीमेटली आप में कोई एक आपका जो जीनोटाइप है उसमें कोई एक चेंज आ जाएगा, और हो सकता है वो जीनोटाइप एक्सप्रेस भी कर जाए विद इन आपके फिनोटाइप में, या ना भी करे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि म्यूटेशन जनरली ज्यादातर म्यूटेशन आपके कैसे होते हैं, रेसेसिव होते हैं। ठीक, ये मैंने पीछे देखा था। अब हमें बेसिकली देखना है कि होता कैसे है। देखो इसका एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक में ही है वो एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया है, मतलब वो एग्जाम्पल ऐसा है उसको आप पढ़ो
और उसको अभी जब लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद उसको आप किसी भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से रिप्लेस कर देना, और उस चीज को फिर इमेजिन करना, आपको खुद ब खुद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो म्यूटेशन बेसिकली, वैसे तो म्यूटेशन बहुत वास्ट है, बट हमें म्यूटेशन में सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन देखना है। पॉइंट म्यूटेशन आपका ऐसा म्यूटेशन है जिसमें आपका जो नाइट्रोजन बेसिस है उसमें किसी एक में या दो में ऑल्टरेशन होता है, या तो एक खत्म हो जाएगा या एक एक्स्ट्रा कुछ आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक, देखो एक सेंटेंस आपके बुक में लिखा होगा, राम हैज रेड कैप। अब देखो ये इसलिए सेंटेंस दिया गया है क्योंकि ये सारे थ्री अल्फाबेट के वर्ड्स हैं, और आप इनको सोचो ये एक कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन है, और ये दूसरा कोडॉन है, और ये किसी एक अमीनो एसिड की कोडिंग कर रहा होगा, ये किसी और की, ये किसी और की, और ये किसी और की। हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसे भी हो जो एक ही किसी अमीनो एसिड की कोडिंग कर रहे हो, बट हर एक कोडॉन किसी न किसी अमीनो एसिड की कोडिंग कर रहा होगा। इसको आप अभी फिलहाल राम हैज रेड कैप को एक सेंटेंस में समझिए, बल्कि इसको आप क्या मानिए, ये एक कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन है, ये तीसरा, एंड ये चौथा कोडॉन है। अब मान लो अगर हम कहते हैं यहाँ हो रहा है एडिशन, इंसर्शन वर्ड यूज किया जाता है, पॉइंट इंसर्शन म्यूटेशन अगर हो जाता है, पॉइंट इंसर्शन, इससे या तो आप फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन भी बोल सकते हो, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन भी बोला जाता है। इंसर्शन मतलब कुछ इंसर्ट करेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पास कोई एक एडिशनल आपका नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया, जहां ऐड होता है वहीं से ऑल्टरेशन होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं ऐड हो रहा है तो पूरी जगह से ऑल्टरेशन होगा, नहीं। राम में कुछ ऐड नहीं हुआ है तो राम में कुछ ऐड नहीं करेंगे, हैज में कुछ ऐड नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे। यहाँ पास एक ऐड हो गया है बी। अब हमें पता है कि हमारा जो कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये क्वाड्रेट बना ले, क्वाड्रेट में आ जाए, बी आर ई डी हो जाए, नहीं हो सकता। तो जैसे ही ये इस फॉर्म में आएगा, एक एडिशनल आपका बेस यहाँ आया, नाइट्रोजन बेस यहाँ आएगा, वैसे ही जो इसका टर्मिनल सेट होगा, इनमें ये आपका इनिशियल है, ये टर्मिनल है, तो यहाँ पर जो इसका टर्मिनल कोडॉन होगा वो अपने आप को खिसका लेगा, और वो अपने आप को इधर लेकर आएगा, और जब वो यहाँ लेकर आएगा तो वो इसके साथ बनाना चाहेगा, तो अल्टीमेटली ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो फिर ये भी कहेगा नहीं भाई हमको ट्रिपलेट ही में रहने दो, तो अल्टीमेटली ये जो पी होगा उसको दूर होना पड़ जाएगा। ठीक, उसी तरह से मान लीजिए एक और ऐड हुआ, राम हैज, अब आई भी ऐड हो गया, बी आई हो गया, तो अब आपको ई को हटाना पड़ेगा, ई कहाँ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, तो ई आपका यहाँ आ गया, जब ई यहाँ आ गया तो डी तो यही रहेगा, बट ए को इधर जाना पड़ेगा क्योंकि जो टर्मिनल होता है वही शिफ्ट होता चला जाता है। एंड फिर मान लीजिए एक और ऐड कर दिया आपने, राम हैज, एक और ऐड हो गया दैट इज जी। अब जैसे ही जी यहाँ ऐड हुआ तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हुआ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपने नए, तीन नए बेसिस, इस आर ई डी को भी आप बेस पेयर समझो इस टाइम, और जो बिग लिखा हुआ बी आई जी इसको भी आप नया बेसिस समझो। आपने इस पॉइंट पे नए, तीन नए नाइट्रोजन बेसिस ला के बैठा दिए, और जब ये तीन ट्रिपलेट आएंगे तो जाहिर सी बात ये किसी और अमीनो एसिड का रीडिंग करेंगे या किसी और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कराएंगे। तो जब कोई और अमीनो एसिड बनेगा तो अभी मान लो यहाँ पास एक ऐसे आर्बिट्री एग्जांपल लो कि यहाँ पास इनके वजह से ल्यूसीन बन रही थी, इसके वजह से आपका ग्लूटामिक बन रहा था, इसकी वजह से आपका रेड वाले की वजह से आपका फेनिल एलानिन बन रहा था, इसकी वजह से आपका मैथ्यूनिन बन रहा था। अब जब ये आ गया है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक कोई एडिशनल और आएगा, मान लो उसने भी ल्यू की ही रीडिंग की, ल्यूसीन की ही रीडिंग की। ठीक, तो आप देख रहे हो कि जैसे ही कोई एक एडिशनल आता है तो एडिशनल अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, या एक एडिशनल अमीनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वहां आके ऐड करेगी, और जैसे ही यहाँ एक एडिशनल अमीनो एसिड आ रहा है या एडिशनल नाइट्रोजन बेस आ रहा है, तो जो रीडिंग फ्रेम रेफरेंस था, अभी आप इसको राम हैज रेड कैप पढ़ रहे हो, अब ये राम हैज बिग रेड कैप हो गया। इन द सेम सेंस अगर यहाँ आपके सिर्फ जो बेसिस होते हैं, जैसे मान लो ये यू ए जी, यू ए सी, इसी तरह से आपका सब होता,
तो रीडिंग कौन करता है? एडाप्टर मॉलिक्यूल करता है, जिसको भी हमको पढ़ना है। एडाप्टर मॉलिक्यूल रीड करता, तो एडाप्टर मॉलिक्यूल की रीडिंग में भी ऑल्टरेशन आ जाता है। जब वो रीड ऑल्टरेट हो जाती, उसकी रीडिंग ऑल्टरेशन होती, तो रीडिंग की वजह से अल्टीमेटली जो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है उसमें भी ऑल्टरेशन होता है एंड जीनोटाइप में ऑल्टरेशन आ जाती है। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ा इंसर्शन। उसी तरह से आप डिलीशन कर सकते हो। डिलीशन में क्या है, चलो हम बोलते हैं यहीं से हम इसी पॉइंट से डिलीट भी करते हैं। तो अगर इसी पॉइंट से हम डिलीट करके देखेंगे सेम एग्जांपल में, तो आप सोचो RED है, आपने कहा कि रेड को हमने डिलीट कर दिया। अगर आपने रेड को डिलीट किया है तो हैज का जो एस होगा वो यहाँ शिफ्ट होने लगेगा, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे चलो इधर से, क्योंकि हमें एग्जाम्पल समझना है, हमने कहा डी को डिलीट करते हैं। अब डिलीशन हम देखते हैं, डिलीशन में कैसे होगा। डिलीशन में भी आपको बस यही करना है, एक एक जो एग्जिस्टिंग नाइट्रोजन बेसिस हैं, या यहाँ जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया रेड, तो उसमें जो अल्फाबेट्स हैं उनको एक एक करके हम हटाते चले जाएंगे। और डिलीशन भी आपका पॉइंट म्यूटेशन ही है, एंड इसमें भी आपका फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। आपने कहा डी हटा दो, तो हमने कहा ठीक है भाई, RE हो गया। अब डी हटा, इसको ट्रिपलेट चाहिए, तो ये क्या कहेगा भाई आप इधर आ जाइए, तो ये इधर आ जाएगा। AP बेचारा अकेले। फिर इन्होंने कहा आर का भी डिलीट करिए, तो ये आर मतलब सॉरी ई का करिए, ई हटा, तो सी आया और ए को इधर आना पड़ जाएगा। एंड अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि आर का भी डिलीशन करिए, तो ये आपका हो गया सी, ए और पी इधर आ जाएगा। तो इस तरह से देखो राम हैज कैप हो गया, तो एक पूरा कोडॉन क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये बोलो कि स्टेप वाइज एक एक नाइट्रोजन बेसिस डिलीट होते चले गए। तो यहाँ पास भी ऑल्टरेशन आ गया। जब हमारी रीडिंग में ऑल्टरेशन आ गया, सेम सेंस पे जब यहाँ नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होंगे, तो जो एडाप्टर मॉलिक्यूल होगा दैट इज tRNA, उसकी रीडिंग में भी ऑल्टरेशन आ जाता है। एंड इन्हीं ऑल्टरेशन की वजह से अल्टीमेटली जीनोटाइप में चेंजेस आ जाते हैं, एंड कभी कभी वो चेंजेस एक्सप्रेस भी कर जाते हैं। सो आपको म्यूटेशन में बस पॉइंट म्यूटेशन ही देखना था, तो आपके सिलेबस में यही है, तो हमें बस वही देखना है। अब हमको क्या देखना है, एडाप्टर मॉलिक्यूल एक्चुअल में होता क्या है, उसका क्या फंक्शन है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो लेक्चर। एडाप्टर मॉलिक्यूल बड़ा छोटा सा है, और कुछ ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसके पहले आप पहले की स्टोरी छोटी सी सुन लो। जब फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया था, और फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन ने साथ में आपको DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था, उसी टाइम पे फ्रांसिस इनको ये चीजें क्लियर हो गई थी कि जो सेल होती है, या ये जो बोलो कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मशीनरी है, वहां पर कुछ एक एडाप्टर टाइप का मॉलिक्यूल होता है जो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो एडाप्टर मॉलिक्यूल हम उसे बोलते हैं जो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, जो दो चीजों को कनेक्ट कर देता है। जैसे आप अपने घर पे देखते हो कि एडाप्टर मॉलिक्यूल एडाप्टर लगा होता है, तो वो क्या करता है, आपका जो सैटेलाइट का कनेक्शन है वो, और आपका जो मोबाइल का कनेक्शन होगा उसको कनेक्ट करके वाईफाई वगैरह का जो एडाप्टर होता है, उस तरह से कुछ उसका फंक्शन चलता है। मतलब दो चीजों को रिलेट कर देते हैं एडाप्टर, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कनेक्टर एक्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी है, उसमें एक कोई ना कोई एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है जो दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और वो दो फंक्शन क्या है, एक टाइम पे तो वो रीड कर रहा है कोडॉन्स को, रीड्स कोडॉन, एंड दूसरा बाइंड एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स की बाइंडिंग भी करा रहा है। मतलब एक तरफ तो ये क्या कर रहा है, कोडॉन की रीडिंग करता जाएगा, और दूसरी तरफ ये एमिनो एसिड की बाइंडिंग कराता जाएगा। मतलब एक एमिनो एसिड है, दूसरा उनके बीच में बॉन्ड बनवाएगा, तीसरा आएगा उसको जोड़ देगा, चौथा आएगा उसको जोड़ देगा। तो ये फंक्शन कोई एक मॉलिक्यूल होगा जो परफॉर्म कर रहा होगा। उस टाइम पे उन्होंने, या उनके साथ के और जो साइंटिस्ट है, उन्होंने उसे बोला कि ये sRNA है, सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए है। लेकिन बाद में कुछ टेक्निक्स जब डेवलप हुई तो क्लियर हुआ कि एक्चुअल में इसको हमें tRNA बोलना चाहिए। ये tRNA ही है जिसको हम एडाप्टर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, या इसको आप एडाप्टर tRNA भी बोल सकते हो। और ये एग्जैक्टली दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक एंड से ये क्या करता है, कोडॉन को रीड करता है, और दूसरे एंड से क्या करता है, अमीनो एसिड्स की बाइंडिंग कराता है। तो tRNA में टोटल आपके 2 एंड्स होते हैं,
एक आपका फर्स्ट एंड मान लो है, ये मान लो सेकेंड एंड है। तो इनका जो फर्स्ट एंड होगा, अब ये मतलब मैंने किसी प्रायोरिटी वाइज नहीं लिखा है कि ऐसे नीचे से देख के फर्स्ट है या ऊपर से देख के फर्स्ट है, बस मैंने ऐसे कर दिया है। टोटल 2 है एंड्स है। तो इनका जो एक एंड है इसको आप 1 करो। इनका जो 1 एंड है उस एंड पे क्या होता है, कोडॉन्स की रीडिंग हो जाती है, कोडॉन रीडिंग। और उस एंड को हम बोलते हैं एंटी कोडॉन एंड। अब एंटी कोडॉन क्यों बोल रहे हैं, अभी मैं क्लियर करती हूँ आपको। और इनका जो सेकेंड एंड होता है या सेकेंड पार्ट जो होता है, वो उनका होता है एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड। एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड वो दूसरे एंड पे क्या करता है, एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। जैसे इमेजिन करो ये आपका टीआरएनए है, तो इसका एक एंड ये है, एक एंड ये है। ये एंड एंटीकोडॉन कहलाएगा, ये एंड इनका एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड कहलाएगा। इस पर एमिनो एसिड्स आती जाएंगी और वो क्या करेगा, उन एमिनो एसिड्स को आपस में बाइंड करता चला जाएगा। और नीचे ये एंटीकोडॉन क्या करेगा, जो नीचे से आपके आरएनए वगैरह जा रहे हैं उनके कोडॉन को रीड करेगा, उनके एमआरएनए जो हैं उनके कोडॉन्स को रीड करता है। कैसे, उसका एक डायग्राम मैं बनाती हूँ, उसको देखिए आप, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। देखो आप एडाप्टर मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से डायग्राम बनाती हूँ। ये कोई बहुत ऑथेंटिक डायग्राम नहीं है, मैं बस एक जनरल बना दे रही हूँ ताकि आपको चीजें बस क्लियर हो जाए। बाकी आपके बुक्स में इससे बहुत बेहतरीन डायग्राम है, आप उसे देख लेना। यहाँ मैं उतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मान लो ये आपका एडाप्टर मॉलिक्यूल दैट इज टीआरएनए है, ठीक। इस टीआरएनए में आपने कहा था 2 एंड होता है, तो आपका मान लो ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड है। मतलब यहाँ पास एमिनो एसिड्स आएंगी और इस एंड को हम बोलेंगे एंटीकोडॉन एंड है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, लगातार यहाँ पे एमिनो एसिड्स आती जाएंगी। अब यहाँ कौन सी एमिनो एसिड्स आएंगी वो कौन बताएगा, वो आपका ये एंड बताएगा, एंटीकोडॉन एंड जो है, ये वाला जो एंड है, वो जब नीचे जाने वाले यहाँ से जब आपका आरएनए एमआरएनए जो है जब यहाँ से ट्रेस करेगा, अभी ट्रांसलेशन प्रोसेस जब आप पढ़ोगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसको बस एक जनरल में समझ लो भी ताकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो यहाँ पास इनके एंटीकोडॉन्स रहेंगे, यहाँ 3 नाइट्रोजन बेस मौजूद रहता है। और एमआरएनए जब नीचे से इसके पास करता है तो यहाँ पास एमआरएनए पे जो मौजूद नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उन नाइट्रोजन बेसेस को या बोलो जो कोडॉन्स है, उन कोडॉन्स को ये रीड करता है। AUGCACGUAGC ऐसे मान लो रैंडमली कोई है। और इसके अपोजिट में यहाँ पास ये जो एंटी कोडॉन एंड है, यहाँ पास उनके कोडॉन्स मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ जो आने वाले कोडॉन्स हैं उन कोडॉन को रीड करते हैं। और रीड करने के बाद जैसे ACG आया, तो ACG को रीड करने के बाद ACG जिस भी अमीनो एसिड की कोडिंग करते हैं उस एमिनो एसिड को वो यहाँ पास बाइंड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पास एमिनो एसिड 1 थी, अब मुझे एक्चुअल में मतलब किसी को नहीं याद रहता है और याद करने की आपको जरूरत भी नहीं है कि यहाँ पास कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस हैं जो यहाँ आने वाली एमिनो एसिड को रीड करेंगे। तो आप ऐसे रैंडमली मान लो कि ACG आया, तो ACG एमिनो एसिड 1 की रीडिंग करता है। तो ये क्या करेगा, एमिनो एसिड 1 को, ये आपका जो मान लो साइटोप्लाज्मा यहाँ मौजूद है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे एमिनो एसिड्स मौजूद हैं। तो ये इनकी जब रीडिंग करेगा तो ये 1 को ले लेगा। फिर मान लो ये आगे शिफ्ट करता जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो मान लो अब जो दूसरा कोडॉन आया उसने 2 की रीडिंग किया। फिर उसी तरह से जो तीसरा कोडॉन आएगा वो 3rd की रीडिंग करता है, तो 3rd का चेन, और इस तरह से एमिनो एसिड की चेन बनती चली जाती है। तो आपका जो एडाप्टर मॉलिक्यूल है या जो टीआरएनए है वो कुछ इसी तरह से फंक्शन करता है। एक्चुअल में मैंने ट्रांसलेशन आपको नहीं पढ़ाया है,
मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है उसको एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलते क्यों हैं, क्योंकि वो दो काम करता है। एक तो अमीनो एसिड्स को बाइंड कराता है, दूसरा वो कोडॉन्स को रीड करता है विद द हेल्प ऑफ द एंटी कोडॉन एंड। ये दो काम करता है, उसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, 2D में कैसा होता है, 3D में कैसा होता है। तो आप याद रखना कि एक तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्लोव स्ट्रक्चर रहता है, और इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो है उसका इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर। तो ये दो स्ट्रक्चर है आपके एडाप्टर मॉलिक्यूल का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब नीट वगैरह में कई बार आया हुआ है। ठीक, तो इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, और उस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमको बेसिकली हम देखना है कि कैसे प्रोटीन बनना है, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट हमने देख लिया है कि एक्चुअली प्रोटीन बनता कैसे है, कोडॉन्स की रीडिंग कर करके बनता है। बस इसी चीज को हम थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे में देखेंगे, एंड फाइनली हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस अगर अच्छी लगी तो हम इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपका अच्छा परसेंट बने बोर्ड्स। ऑफ कोर्स परसेंट बहुत ज़्यादा वैसे मैटर तो नहीं करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी जिस स्टेज में हो उस स्टेज में तो आपका मोटिव आपकी पढ़ाई होना चाहिए, और पढ़ाई अगर आपका मोटिव है, आपका एम है, तो डेफिनेटली आपके परसेंट भी अच्छे बनने चाहिए। और उसको लेने के लिए बस एक ही पॉइंट है, वो है पढ़ाई करते रहना लगातार। थैंक यू।